हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुएथिक्स। आज हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 दी मुगल एम्पायर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया जैसी बड़े सब कॉन्टिनेंट में रूल करना किसी भी रूलर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी लोगों की। ठीक है, बहुत अलग अलग कल्चर्स चल रहे थे लोगों के, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क था रूलर्स के लिए अकॉम्प्लिश करना इन दी मिडिल एजेस। ठीक है, तो अपने प्रीडिसेसर्स के कॉन्ट्रास्ट में जो मुगल है, मुगल्स ने एक एम्पायर को क्रिएट किया और एकम्प्लिश किया वॉट हैड हिदरतो सीम पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट, यानी पहले जिस समय में बहुत ही कम समय के लिए जो चीज़ पॉसिबल हो रही थी वो मुगल्स ने बहुत ही लंबे समय तक एकम्प्लिश करके रखी। एक बहुत ही बड़ा एम्पायर क्रिएट किया मुगल्स ने। ठीक है, तो 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में उन्होंने अपना किंगडम आगरा और दिल्ली तक एक्सपैंड कर लिया था। 17th सेंचुरी के आते आते पूरे सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने क्या किया, रूल करना चालू, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें उनका शासन, मतलब उनका राज चल गया। ठीक है, नए नए जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर थे वो मुगल्स ने क्रिएट करे। ठीक है, नए नए आइडियाज़ जो है क्रिएट करे गए मुगल्स के द्वारा। ठीक है, रेड फोर्ट जो है दिल्ली का, वो क्या था, वो मुगल एम्परर्स का रेसिडेंस था। मुगल्स थे कौन? मुगल्स के एंसेस्टर्स के बारे में जानते हैं। देखिए, मुगल्स जो थे ना वो दो ग्रेट लिनिएजेस के डिसेंडेंट्स थे। डिसेंडेंट्स मतलब आप कह सकते हैं वंशज थे। क्या थे? वंशज थे। दो ग्रेट लिनिएजेस के वंशज थे। ठीक है, अपनी मदर के साइड से वो डिसेंडेंट थे चंगेज खान की। ठीक है, चंगेज खान या गेंगिस खान। ठीक है, और अपने फादर के साइड से वो डिसेंडेंट, अपने फादर के साइड से वो सक्सेसर्स थे तिमूर डायनेस्टी के। ठीक है, सो फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तिमूर डायनेस्टी, वाइल फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। ठीक है, चलिए चंगेज़ खान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चंगेज़ खान जो थे एक मंगोल रूलर थे। ठीक है, जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के पार्ट्स में रूल किया था। ठीक है, अपने फादर के साइड से अगर मुगल के फादर की साइड से बात करें तो मुगल के फादर के साइड से वो सक्सेसर से तिमूर के। ठीक है, तिमूर जो थे वो रूलर थे ईरान और इराक के और मॉडर्न डे टर्की के। ठीक है, लेकिन मुगल्स को एक चीज़ पसंद नहीं थी। क्या चीज़ पसंद नहीं थी? कि अगर मुगल्स को कोई चंगेज़ खान से लिंक करे तो मुगल्स को ये पसंद नहीं था। मुगल्स कभी भी अपने आप को चंगेज़ खान से लिंक नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जो चंगेज़ खान की मेमोरी है उसको एसोसिएट किया जाता था एक मसाकर के रूप में, यानी कि चंगेज़ खान बहुत मास किलिंग करता था। ठीक है, बहुत ही खराब इंसान था चंगेज़ खान जो था। वो बहुत सारे लोगों की हत्या करता था, लोगों के साथ बहुत अत्याचार करता था, जानवर को, लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता था। ठीक है, तो उसकी जो मेमोरी है उसको एक मसाकर से एसोसिएट किया जाता था। इसलिए मुगल्स जो है कभी भी अपने आप को चंगेज़ खान से कभी भी अपने आप को रिलेट नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन मुगल्स जो है वो हमेशा अपने आप को तिमूर डायनेस्टी से लिंक करते थे, हमेशा तिमूर से लिंक करते थे अपने आप को, इसलिए वो सक्सेसर्स कहलाते थे तिमूर के। ठीक है, तो दो रीजंस थे चंगेज़ खान से अपने आप को क्यों रिलेट नहीं करते थे। पहला रीज़न, चंगेज़ खान की मेमोरी जो थी वो एसोसिएट की गई थी विद मसाकर, एक मसाकर के रूप में उसको माना गया था, एक मर्डर के रूप में। ठीक है, जिसने इननंबरेबल ऑफ पीपल को मारा था। ठीक है, और फिर चंगेज़ खान जो है वो उज़्बेक से भी लिंक्ड थे। अब उज़्बेक से लिंक थे तो भाई इससे क्या मतलब, उज़्बेक जो थे वो मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे, किसके? मुगल्स के। ठीक है, मुगल्स के मंगोल कॉम्पिटिटर थे उज़्बेक्स, और उज़्बेक जो थे वो चंगेज़ खान से लिंक्ड थे। इसलिए ये दो वजह थी जिनके वजह से वो कभी भी अपने आप को चंगेज़ खान से रिलेट नहीं करते थे। ऑन दी अगर हम बात करें
तो मुगल्स जो थे वो अपनी तिमुरिड एंसेस्ट्री से में बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे। क्यों प्राउड करते थे? क्योंकि तिमुरिड डायनेस्टी जो थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में। तिमुर ने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में। अब मुगल के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जानेंगे। देखिए, बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे। उन्होंने 1526 to 1530 यानी 4 years क्या किया, रूल किया। ठीक है, तो 4 साल बाबर ने क्या किया, रूल किया था। बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, तो जब बाबर सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे तब उनको फेरघाना के थ्रोन पर क्या करा गया, बैठाया गया। यानी फेरघाना का राज्य बाबर का था पहले। ठीक है, जो फेरघाना का राज्य है इसमें बाबर को बैठाया गया। ठीक है, बाबर को फेरघाना का राजा बनाया गया। ठीक है, इन 1494 when he was only 12 year old, जब वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थे तो फेरघाना के वो राजा बन गए थे। ठीक है, लेकिन उनको अपना थ्रोन जो है फेरघाना का, उसको क्या करना पड़ा, लीव करना पड़ा, उसको त्यागना पड़ा। अपना जो शासन है उसको त्यागना पड़ा फेरघाना का। क्यों त्यागना पड़ा? क्योंकि जो मंगोल रूलर थे उनके बार बार इन्वेशन करने की वजह से, सिर्फ छोट बच्चे थे ये भी उस समय, इसलिए इनको क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा अपना थ्रोन। ठीक है, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। ठीक है, मंगोल ग्रुप की वजह से, मंगोल ग्रुप की बार बार इन्वेजन करने की वजह से, बार बार विरोध करने की वजह से, बार बार अटैक करने की वजह से क्या करना पड़ा, इनको अपना थ्रोन त्यागना पड़ा। ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग, ठीक है, तो कई साल इधर उधर भटकने के बाद फाइनली उन्होंने काबुल को सीज किया 1504 में। 1504 में क्या किया, बाबर ने काबुल को सीज किया। ठीक है, 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को डिफीट कर दिया। दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था उस टाइम पर। तो इब्राहिम लोदी को डिफीट किया किसने? मुगल ने, मतलब बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। ठीक है, एट पानीपत में, और आगरा और दिल्ली को कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मुगल एम्परर्स मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। अब हम मुगल कैंपरर्स के जो मेजर कैंपेन्स और इवेंट्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बाबर जो है उन्होंने 4 साल रूल किया, जैसा कि हम जानते हैं, 1526 से लेके 1530 तक। ठीक है, 1526 में क्या किया था बाबर ने, जो दिल्ली के सुल्तान है इब्राहिम लोदी, उनको डिफीट कर दिया था। उनको क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था। तो 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और इब्राहिम लोदी के कुछ अफगान सपोर्टर्स भी थे, उनको इन्होंने डिफीट कर दिया था। किस जगह पे किया था? पानीपत में किया था। ठीक है, पानीपत में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और उनके अफगान सपोर्टर्स को डिफीट कर दिया था। 1527 में, अगले साल, क्या किया उन्होंने, राणा संगा, राजपूत रूलर्स और उस एलिस को खनुआ में डिफीट कर दिया। तो राणा संघा को, कुछ राजपूत रूलर्स को, और उन राजपूत रूलर्स के जो एलीज थे, जान पहचान वाले थे, उनको खनुआ पर क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। ठीक है, 1528 में राजपूत जो है ना उनको डिफीट कर दिया गया था चंदेरी में। चंदेरी क्या है, एक जगह है जहाँ पे राजपूत को डिफीट किया गया था 1528 में बाबर के द्वारा। ठीक है, और फिर फाइनली 1528 में उन्होंने अपना जो कंट्रोल है उसको स्टैब्लिश किया ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं हुमायूं। तो हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे। हुमायूं ने अपनी इनहेरिटेंस को अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और अपने भाइयों को ईच प्रोविंस जो है वो बांट दी थी। लेकिन हुमायूं का एक ओवर एम्बिशियस ब्रदर था जिसका नाम था मिर्ज़ा कमरन। मिर्ज़ा कमरन ने क्या किया, मिर्ज़ा कमरन ने अफगान कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलके हुमायूं को वीक करने की कोशिश करी। क्या करा, हुमायूं को वीक कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, हुमायूं जो है वो हार गया। देखो मैं बताती हूँ।
मिर्ज़ा कमरन जो है वो ओवर एम्बिशियस था, उसको और सत्ता चाहिए थी, इसलिए मिर्ज़ा कमरन जो है उसने हुमायूं के अगेंस्ट जो अफ़गान कॉम्पिटिटर्स खड़े हुए थे ना, हुमायूं के अगेंस्ट जो अफ़गान कॉम्पिटिटर्स थे, तो मिर्ज़ा कमरन ने अफ़गान कॉम्पिटिटर्स की मदद करी। ठीक है, अफ़गान कॉम्पिटिटर्स जो है उनकी मदद करी मिर्ज़ा कमरन ने हुमायूं को हराने में। ठीक है, मिर्ज़ा कमरन और अफ़गान कॉम्पिटिटर्स ने मिल के हुमायूं को वीक कर दिया था, वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट द अफ़गान कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, so the ambitions of his brother मिर्ज़ा कमरन weakened हुमायूं's cause against अफ़गान competitors। ठीक है, शेर खान जो थे अफ़गान कॉम्पिटिटर्स थे, शेर खान। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुमायूं को डिफीट कर दिया चौसा में। चौसा क्या है, एक जगह है। ठीक है, तो चौसा में हुमायूं को डिफीट कर दिया था, हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, चौसा में और कन्नौज में हराया था हुमायूं को। ठीक है, तो शेर खान जो है उन्होंने क्या किया, शेर खान ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज में डिफीट कर दिया था, और शेर खान ने फिर हुमायूं को फोर्स किया टू फ्ली टू ईरान, कि वो ईरान को चला जाए। ठीक है, ईरान में हुमायूं जो है उनको सफाविद शाह से हेल्प मिली, और फिर से एक बार 1555 में दिल्ली को रिकैप्चर किया, लेकिन उसके अगले ही साल हुमायूं की मौत हो गई, हुमायूं मर गए आफ्टर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। अब बात करते हैं अकबर की। तो अकबर जो थे, सब जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब वो एम्परर बन गए थे, व्हेन ही वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तब वो एम्परर बन गए थे। ठीक है, उनकी रेन को हम, उनका जो शासन काल है उसको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। उनका जो रेन है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। एक है मतलब कंटिन्यूअस चलता है, लेकिन हमने उसको 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो पहला पीरियड 1556 से लेके 1570 तक का है, दूसरा 1570 से लेके 1585 तक का है, और तीसरा जो है वो है 1585 से 1605 तक का। 1556 से लेके 1570 उनका पहला जो पीरियड था रेन का, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अकबर जो है वो अपने रेजेंट बैराम खान, जो अपने उनके रेजेंट थे बैराम खान, ठीक है, और अदर डोमेस्टिक वर्कर्स जो थे, अदर डोमेस्टिक स्टाफ जो था, उनसे अकबर को इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, उसके बाद पहला काम जो अकबर ने राजा बनने के बाद किया, वो किया मिलिट्री कैंपेन्स का, यानी मिलिट्री कैंपेन्स अकबर ने लॉन्च किए सुरीज और अदर अफगान्स के अगेंस्ट, यानी सुरीज, अफगान्स और जो नेबरिंग किंगडम्स थे मालवा और गोंडवाना, उसके अगेंस्ट अकबर ने क्या किया, उसके अगेंस्ट अकबर ने मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च किया। ठीक है, और अपने हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये कैंपेन शुरू किए। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले अकबर ने क्या किया, सबसे पहले अकबर जो है वो इंडिपेंडेंट हुए, अपने रेजेंट बैराम खान और अदर डोमेस्टिक स्टाफ जो है उनसे इंडिपेंडेंट पाई अकबर ने। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया अकबर ने, फिर उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स जो है उनको लॉन्च किया, मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए सुरीज के अगेंस्ट, अफगान्स के अगेंस्ट, जो नेबरिंग किंगडम्स हैं मालवा और गोंडवाना, उनके अगेंस्ट, अपने हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया, इन कैंपेन्स को शुरू किया। ठीक है, तो अपने हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम के रिवॉल्ट को कम करने के लिए और उज़्बेक जो है उनके रिवॉल्ट को कम करने के लिए ये कैंपेन शुरू किए गए। 1568 में सिसोदिया कैपिटल जो है चित्तौड़ की, उसको सीज कर लिया गया। 1569 में फाइनली रणथंभौर को भी सीज कर लिया गया। ठीक है, अब सेकेंड रेन की बात करते हैं। तो पहले रेन में क्या किया उन्होंने, पहले रेन में तो उन्होंने कैंपेन्स स्टार्ट किए। किसके अगेंस्ट कैंपेन्स स्टार्ट किए, सुरीज के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिए, अफगान्स के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जो नेबरिंग किंगडम्स है मालवा और गोंडवाना के अगेंस्ट, मालवा और गोंडवाना के जो नेबरिंग किंगडम्स हैं उसके अगेंस्ट कैंपेन्स स्टार्ट कर दिए, और अपने हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम
और उज़्बेक्स के रिवॉल्ट को विरोध के मतलब उज़्बेक्स और अपने हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम का जो रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट यानी जो उन्होंने अटैक्स वगैरह किए थे, विरोध वगैरह किया था, उसके मतलब उनके रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए ये कैंपेन्स स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, 1568 में उन्होंने सिसोदिया कैपिटल जो है चित्तौड़ की, उसको सीज कर लिया गया था, और 1569 में उन्होंने रणथंभौर को सीज कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। 1570 टू 1585 सेकेंड रेन ऑफ अकबर्स, सेकेंड पीरियड ऑफ अकबर्स रेन। ओके, मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं गुजरात में, जो मिलिट्री कैंपेन्स गुजरात में फॉलो हो रहे थे, वो ईस्ट इन बिहार और बंगाल में और उड़ीसा में भी फॉलो हुए जाने लगे। ये जो कैंपेन्स थे ये कॉम्प्लिकेटेड बन रहे थे, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे मिर्ज़ा हकीम के रिवॉल्ट के वजह से। जो मिर्ज़ा हकीम रिवॉल्ट कर रहा था 1579 टू 1580, जो मिर्ज़ा हकीम रिवॉल्ट कर रहा था, ठीक है, उसके वजह से जो कैंपेन्स है ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। थर्ड पीरियड ऑफ अकबर्स रेन वाज 1585 टू 1605। इसमें क्या हुआ, इसमें जो अकबर का एम्पायर है उसका एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, किस तरीके से, देखिए जो कैंपेन्स है नॉर्थ वेस्ट में, जो कैंपेन्स कैंपेन्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में लॉन्च किए गए। ठीक है, कुंदाहर को सीज कर लिया गया था सफाविद से, कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया था, काबुल को जो है उस काबुल को भी एनेक्स कर लिया गया था मिर्ज़ा हकीम की डेथ के बाद। कैंपेन्स जो है डेक्कन में, ठीक है, डेक्कन कैंपेन्स आर डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार। ठीक है, तो कैंपेन जो है डेक्कन में और बेरार में उसको शुरू कर दिया गया। डेक्कन और बेरार में क्या किया गया, कैंपेन्स को शुरू कर दिया गया। खानदेश और अदर पार्ट्स ऑफ अहमदनगर जो है उनको भी एनेक्स कर लिया गया, अपने कब्जे में कर लिया गया, सीज कर लिया गया इनको भी। ठीक है, तो अकबर के मतलब इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन, तो अकबर के जो लास्ट ईयर्स थे अकबर के रेन के, उसमें अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबिलियन ऑफ प्रिंस सलीम। अकबर जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए थे प्रिंस सलीम के रेबिल के वजह से, मतलब विरोध के वजह से। ठीक है, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर, तो सलीम कौन थे, फ्यूचर एम्परर जहांगीर थे। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन्स जो है जो अकबर ने शुरू किए थे वो कंटिन्यूड रहे। सिसोदिया रूलर जो थे मेवाड़ के अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, और जो लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स थे अगेंस्ट सिख्स, अहोम्स एंड अहमदनगर, वो फॉलोड रहे, अहमदनगर फॉलोड। ठीक है, कंटिन्यूड रहे। प्रिंस खुर्रम कौन थे, शाहजहां थे। तो प्रिंस खुर्रम जो थे फ्यूचर एम्परर शाहजहां, उन्होंने रिबिल्ड किया इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। ठीक है, क्योंकि जो एफर्ट्स थे किसके, नूरजहां के। नूरजहां कौन थी, जहांगीर की वाइफ थी। तो नूरजहां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो शाहजहां है वो राजा बने। ठीक है, नूरजहां जो थी वो जहांगीर की वाइफ थी, वो शाहजहां की मदर नहीं थी लेकिन वो जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, तो नूरजहां ने क्या किया था, नूरजहां ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी, बहुत एफर्ट्स लगाए थे कि शाहजहां जो है वो राजा नहीं बन पाया, लेकिन उसकी जो है एफर्ट्स थे ये अनसक्सेसफुल रहे। नूरजहां के जो एफर्ट्स थे वो अनसक्सेसफुल रहे। इसका मतलब ये है कि शाहजहां जो है वो राजा बन गया था। मुगल कैंपेन्स जो है वो कंटिन्यूड रहे डेक्कन में अंडर शाहजहां। अफगान नोबल खान जहां लोधी जो है उन्होंने रिबेल किया और वो हार गए, डिफीटेड। ठीक है, कैंपेन्स जो है वो लॉन्च किए गए अहमदनगर के अगेंस्ट। बुंदेला जो है उनको हरा दिया गया, ओरछा को सीज कर लिया गया। नॉर्थ वेस्ट में जो कैंपेन्स है बल्क को सीज करने के लिए फ्रॉम उज़्बेक्स, यानी कि बल्क को उज़्बेक से सीज करने के लिए, ठीक है, जो कैंपेन्स स्टार्ट किए थे वो अनसक्सेसफुल रहे। और कुंदाहर जो है ये शाहजहां के हाथ से चला गया और सफाविद्स के पास सफाविद्स के पास चला गया कुंदाहर, और शाहजहां से छिन गया कुंदाहर। ठीक है, अहमदनगर जो है फाइनली एनेक्स कर लिया गया, फाइनली कब्जे में कर लिया गया, और मुजफ्फर फोर्सेस जो है इन्होंने फोर्सेस स्यूड फॉर पीस, स्यूड यानी कि रिक्वेस्ट करी फॉर पीस, कि अब हम शांति चाहते हैं। 1657 इन 1657 to 1658
देयर वॉज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहाँ सन। तो 1667 और 1658 में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट यानी बहुत लड़ाइयाँ हो गई थी शाहजहाँ के बेटों के बीच में। ठीक है, औरंगज़ेब जो था वो विक्टीरियस था। औरंगज़ेब कौन था? औरंगज़ेब शाहजहाँ का बेटा था। औरंगज़ेब जो था विक्टीरियस था, यानी कि वो जीत गया था। और जो तीन भाई थे औरंगज़ेब के, यानी कि शाहजहाँ के जो बाकी के 3 बेटे थे वो मर गए थे, इंक्लूडिंग दारा शिकोह वर किल्ड। शाहजहाँ जो थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था, उनको इम्प्रिजेंट कर दिया था औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब ने क्या किया था, जो अपने पिता हैं शाहजहाँ, उनको इम्प्रिजन कर दिया था, उनको जेल में बंद कर दिया था। तो अपनी बाकी की जो बची खुची ज़िंदगी थी शाहजहाँ की, उन्होंने आगरा के जेल में बिताई। अब बात करते हैं औरंगज़ेब की। तो नॉर्थ वेस्ट में जो अहोम्स हैं उनको 1663 में डिफीट किया, लेकिन अहोम्स ने क्या किया, 1680 में फिर से रिबेल किया। ठीक है, कैंपेन जो थे नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ जई के अगेंस्ट, सिक्स के अगेंस्ट, वो टेम्पररीली सक्सेसफुल रहे। ठीक है, कम समय के लिए सक्सेसफुल रहे। ठीक है, मुगल इंटरवेंशन, यानी मुगल्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगा, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होने लगा। ठीक है, इन दी सक्सेशन। तो इन जो राठौर राजपूत जो थे मारवाड़ के, ठीक है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में, ठीक है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगे। कौन? मुगल्स। जो औरंगज़ेब थे बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे किसके बीच? राठौर राजपूत के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगा मुगल्स का। फिर क्या हुआ, राठौर राजपूत जो है जब वो देखा उन्होंने कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में, हमारे राज्य में, तो राठौर राजपूत ने क्या किया, राठौर राजपूत जो थे मारवाड़ के, उन्होंने रिबेल करा, विरोध किया। कैंपेन्स जो हैं मराठा चीफ्टेन शिवाजी के अगेंस्ट वो इनिशियली सक्सेसफुल तो रही, लेकिन औरंगज़ेब ने क्या किया, औरंगज़ेब ने इंसल्ट किया शिवाजी को, जो शिवाजी थे उनको इंसल्ट किया औरंगज़ेब ने। ठीक है, तो इसलिए फिर शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी जो है वो आगरा से एस्केप कर हो गए। ठीक है, आगरा से चले गए। ठीक है, आगरा से भाग गए और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग जो है वो डिक्लेयर किया। क्या किया, एक इंडिपेंडेंट किंग अपने आप को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, तो शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ। तो शिवाजी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। और अपने जो कैंपेन्स है मुगल्स के अगेंस्ट वो रिज्यूम करें, वो खोलें, वो स्टार्ट करें। ठीक है, प्रिंस अकबर। अब अकबर कौन है इसमें? अकबर जो है वो यहाँ पे औरंगज़ेब के बेटे हैं। तो प्रिंस अकबर ने क्या किया, प्रिंस अकबर ने रिबेल किया अगेंस्ट औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के अगेंस्ट रिबेल किया। ठीक है, और अकबर जो अकबर है इसको क्या मिला, इसको सपोर्ट मिला फ्रॉम द मराठास। तो मराठास डेक्कन सल्तनत से अकबर को सपोर्ट मिल गया। ठीक है, और उसने क्या किया फिर अकबर ने औरंगज़ेब के अगेंस्ट रिबेल किया। ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान। और फिर औरंगज़ेब फाइनली सफाविद ईरान के पास चला गया। अकबर के रेबेलियन के बाद औरंगज़ेब ने आर्मी सेंड करी अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। बीजापुर जो है उसको एनेक्स कर लिया गया 1685 में। ठीक है, और गोलकोंडा जो है 1687 में उसको भी एनेक्स कर लिया गया। फ्रॉम 1698, तो 1698 से जो औरंगज़ेब है वो पर्सनली मैनेज करने लग गए कैंपेन्स को इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, तो औरंगज़ेब ने पर्सनली क्या करा, मैनेज किया कैंपेन्स को। ठीक है, डेक्कन्स में जो कैंपेन्स उनको मैनेज किया मराठास के अगेंस्ट। मराठास कौन थे, जिन्होंने गुरिल्ला वारफेयर जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, औरंगज़ेब जो है उन्होंने बहुत सारे रिबेल्स जो हैं इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख्स, जाट, सतनामीज, बहुत सारे रिबेल्स को फेस किया। ठीक है, इंडिया सिक्स के मतलब सिक्स जाट और सतनामीज, इन सब ने क्या किया, रिबेल किया अगेंस्ट औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब ने बहुत सारे रिबेलियंस को फेस किया। ठीक है,
in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas. तो Sikhs, Jats, Satnamis, northeast of the Ahoms, Deccan in the Deccan of the Marathas, सब ने मिलके क्या किया, औरंगजेब के अगेंस्ट रेबल किया. His death was followed by a succession conflict among his son. तो औरंगजेब की डेथ कैसे हुई? औरंगजेब की डेथ कुछ ऐसे हुई कि उसके जो सन्स हैं उसके जो बेटे हैं उनके बीच की लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ हो गई. अब बात करते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन. देखिए, इसमें आपको सिर्फ ये बता रखा है कि मुगल्स जो हैं वो प्राइमोजेनिचर के रूल में बिलीव नहीं करते थे. वो पहले तो प्राइमोजेनिचर होता क्या है? प्राइमोजेनिचर वो होता है जिसमें जो एल्डेस्ट सन होता है, जो बड़ा बेटा होता है, उसको ही अपने फादर की पूरी एस्टेट, अपने फादर की जो सारी प्रॉपर्टी है, सत्ता वगैरह जो है अपने पापा की, अपने फादर की, वो सबसे बड़े बेटे को मिलती है. ठीक है. और कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो डिवीजन होता है फादर की इनहेरिटेंस, मतलब जो इनहेरिटेंस का डिवीजन होता है वो सारे सन्स के यानी सारे बेटों के बीच में होता है. यानी जो प्रॉपर्टी है, जो सत्ता है, वो जितने बेटे होंगे उतने मतलब सबको बांट दी जाएगी. ठीक है. सारे बच्चों को इक्वली बांट दी जाती है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है प्राइमोजेनिचर और कॉपर सेनरी के बीच का. अब मुगल जो है वो प्राइमोजेनिचर को ये रूल को बिलीव नहीं करते थे, वो कॉपर सेनरी के रूल को बिलीव करते थे. उनके यहाँ कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस का कस्टम चलता था. ठीक है. तो प्राइमोजेनिचर क्या होता है, जिसमें जो एल्डेस्ट सन है उसको अपने फादर की सारी एस्टेट मिल जाती है, सारी सत्ता मिल जाती है. वेयर एज अगर बात करें कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस की, तो इसमें जो इनहेरिटेंस है उसका डिवीजन होता है अमंग ऑल द सन, सारे बेटों के बीच में सत्ता का डिवीजन होता है. अब बात करते हैं मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. ठीक है. तो अब आप देखेंगे कि मुगल रूलर्स जो हैं उन्होंने इतने कैंपेन्स स्टार्ट किए. यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली कैंपेन्स स्टार्ट किए अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. यानी कि जो भी रूलर जो है वो मुगल्स की अथॉरिटी को क्या कर देता था, रिफ्यूज कर देता था. ठीक है. जब कोई भी रूलर जो है वो मुगल्स की अथॉरिटी को रिफ्यूज करता था तो मुगल्स जो है वो बार बार उसके अगेंस्ट कैंपेन्स स्टार्ट कर देते थे, कैंपेन्स चालू कर देते थे. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे मुगल्स जो है वो पावरफुल होते गए तो कई रूलर्स जो है वो एज वॉलंटरली यानी कि एक वॉलंटियर के तौर पे मुगल्स को ज्वाइन कर लेते थे. ठीक है. उसमें से जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो राजपूत का है. ठीक है. राजपूत क्या करते थे, राजपूत जो है ना वो अपनी डॉटर्स की मैरिज मुगल फैमिलीज में कर देते थे. राजपूत अपनी डॉटर्स की मैरिज मुगल फैमिलीज में कर देते थे और हाई पोजीशंस रिसीव करते थे. बड़ी बड़ी पोजीशन जो है वो इनको मुगल्स के कोर्ट में मिल जाती थी. लेकिन कई जो है वो रेजिस्ट भी करते थे, यानी कि विरोध भी करते थे. ठीक है. अब एक बार ये वाला बॉक्स देखते हैं, मुगल मैरिजेस विद द राजपूत. देखिए जो मदर थी जहांगीर की, जो सलीम की यानी कि जो जहांगीर की मदर थी. अब आपको पता होगा जहांगीर की मम्मी कौन थी, यानी कि सलीम की जो मदर थी, जहांगीर की जो मदर थी वो कौन थी, वो जोधा थी. ठीक है. तो नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है. तो जोधा जो थी ना वो कच्चावहा प्रिंसेस थी. हाँ, द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कच्चावहा प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर. ठीक है. तो जो मदर थी जहांगीर की वो कच्चावहा प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर यानी जो राजपूत रूलर है उनकी डॉटर थी आम्बेर. आम्बेर क्या है, आम्बेर को मॉडर्न डे जयपुर बोलते हैं. जयपुर आपने सुना ही होगा. ठीक है. राजस्थान की कैपिटल है. तो जयपुर जो है ना, जयपुर को जैसे हम पहले आम्बेर बोलते थे, तो आम्बेर में जो राजपूत रूलर है उनकी डॉटर से किसकी मैरिज हुई थी, अकबर की मैरिज हुई थी.
ठीक है। सो द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कच्चावाहा प्रिंसेस, ठीक है, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर। तो जो मदर थी जहांगीर की वो कच्चावाहा प्रिंसेस थी, आम्बेर आम्बेर के राजपूत रूलर की डॉटर थी। ठीक है। जो मदर थी शाहजहां की वो राठौर प्रिंसेस थी और वो डॉटर थी ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर। ठीक है। हाँ, तो अभी हमने देखा कि तो जैसे जैसे कि मुगल्स जैसे जैसे मुगल्स जो हैं वो पावरफुल होते गए, तो कई जो रूलर्स हैं जैसे कि राजपूत रूलर्स क्या करने लग गए, ये एज वॉलेंटियर मुगल्स को ज्वाइन करने लग गए। ठीक है। कई कई राजपूत्स ने क्या किया, कई राजपूत्स ने अपनी डॉटर्स की मैरिज मुगल फैमिलीज में करा दी। उससे क्या होता था, उससे इनको हाई पोजीशंस मिल जाती थी। कहाँ पे? मुगल कोर्ट में। कई जो है विरोध भी करते थे। ठीक है। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल। जो सिसोदिया राजपूत थे वो एक एग्जाम्पल है। सिसोदिया राजपूत जो है कि क्या करते थे, सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, उन्होंने मुगल की अथॉरिटी को काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम तक सिसोदिया राजपूत ने मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत ने मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है। लेकिन एक बार डिफीट होने के बाद उन्होंने मुगल अथॉरिटी को क्या किया, स्वीकार किया, और मुगल्स ने उनको ऑनरेबली ट्रीट भी किया। यानी कि एक तो होता है कि हराने के बाद आप उस जो हार गया उसको बहुत ताने दो, ठीक है, उसको ह्यूमिलेट करो कि तुम तो हार गए हो, तुम तो हार गए हो, चलो ये काम करो वो काम करो। ऐसा कुछ भी नहीं करते थे मुगल्स। मुगल्स क्या करते थे, मुगल्स जो है वो एक बार हराने के बाद ह्यूमिलेट नहीं करते थे। ठीक है। जो उनके ओपोनेंट्स हैं जिनको हराया है उनको ह्यूमिलेट नहीं करते थे, केयरफुल बैलेंस बना के रखते थे बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग। यानी कि हराने और ह्यूमिलेट करने के बीच में एक डिफरेंस रखते थे वो। ठीक है। एक बैलेंस रखते थे। क्या बैलेंस रखते थे कि जो मुगल्स हैं क्या करते थे, मुगल्स जो है ना वो अपने जो मतलब जिन्होंने जिसको हराया है, जो उनके ओपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको ह्यूमिलेट नहीं करते थे, परेशान नहीं करते थे। ठीक है। उनको बल्कि ऑनरेबली ट्रीट करते थे। ठीक है। तो एक केयरफुल बैलेंस बना के रखते थे बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स। तो ये जो नेचर था मुगल्स का, उसके वजह से क्या हुआ, जो मुगल्स का नेचर था इसके वजह से मुगल्स का जो कंट्रोल है वो एक्सटेंड मुगल्स, हाँ, the careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। तो ये जो मुगल्स का नेचर था इससे क्या हुआ, इससे एनेबल मुगल्स ने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो कई किंगडम्स और कई चीफटेन्स पर क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। ठीक है। आया आपको समझ में? क्लियर है? मुगल्स जो है वो अपने हराए हुए इंसान को क्या करते थे, परेशान नहीं करते थे, ह्यूमिलेट नहीं करते थे, बल्कि ऑनरेबली ट्रीट करते थे। ठीक है। क्या करते थे वो, कैसे ऑनरेबली ट्रीट करते थे, हराने के बाद वो ऑनरेबली ट्रीट करते थे मुगल्स उन लोगों को। ठीक है। और फिर उनको वतन देते थे, वतन जागीर देते थे, यानी कि असाइनमेंट देते थे। एक असाइनमेंट आप कह सकते हैं, टास्क देते थे कि ये हम तुमको लैंड ग्रांट कर रहे हैं, अब तुम इसमें क्या करोगे, इससे तुम हमें टैक्सेस वगैरह जो है, रेवेन्यू वगैरह जो है वो कलेक्ट करके हमें दे दोगे। ठीक है। तो वो क्या करते थे, मुगल्स जो है वो ऑनरेबली ट्रीट करते थे अपने ओपोनेंट्स को, और फिर उनको वतन जागीर देते थे। ठीक है। वतन जागीर देते थे यानी रेवेन्यू असाइनमेंट देते थे, एक टास्क देते थे कि तुम ये वतन ले लो और इस वतन से तुम हमें क्या दोगे, इस वतन से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, जो भी टैक्सेस कलेक्ट करोगे वो तुम हम तक पहुंचा देना। ठीक है। तो ये टास्क रहता था। तो मुगल जो है एक बहुत ही केयरफुल बैलेंस बना के चलते थे। ठीक है। कभी भी अपने ओपोनेंट्स को परेशान नहीं करते थे, ह्यूमिलेट नहीं करते थे, बल्कि उनको अच्छे से ट्रीट करते थे। ठीक है। इसकी वजह से मुगल के इस नेचर की वजह से क्या हुआ,
कई किंग्स और चीफ्टेन्स जो है वो मुग़ल से इन्फ्लुएंस हो गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मुग़ल जो है वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर पाए ओवर मैनी किंगडम्स एंड चीफ्टेन्स। ठीक है, लेकिन ये जो बैलेंस था ये हमेशा तो रह नहीं सकता था। ठीक है, तो आपने औरंगज़ेब के टाइम पे नोटिस किया होगा कि कैसे औरंगज़ेब ने शिवाजी को हराने के बाद शिवाजी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी। फिर क्या करा था शिवाजी ने, शिवाजी जो है उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी को, हाँ, जब शिवाजी जो है वो मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे तो औरंगज़ेब ने क्या किया था, शिवाजी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था और इसलिए फिर शिवाजी ने क्या किया था, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग जो है उसको डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को एक, मतलब वो आगरा और दिल्ली से क्या करेगा, आगरा और दिल्ली से चले गए। ठीक है, और फिर शिवाजी ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर किया और मुगल्स के अगेंस्ट कैंपेन्स जो है वो रिज्यूम करे थे। अभी अभी हमने देखा था। अब मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मनसबदार और जागीरदार के बारे में। तो जैसे जैसे एम्पायर जो है वो एक्सपैंड होने लगा, ठीक है, और जो कंट्रोल है वो डिफरेंट रीजन्स में क्या होने लगा, एक्सपैंड होने लगा। मुगल्स का जो कंट्रोल है वो डिफरेंट रीजन्स में एक्सपैंड होने लगा। तो जो मुगल है उन्होंने रिक्रूट करा, यानी कि सेलेक्ट किया डिफरेंट बॉडीज, यानी कि डिफरेंट लोगों को क्या किया, मुगल्स ने अपने साथ जोड़ने लग गए, मुगल्स अपने साथ जोड़ने लग गए। ठीक है, सेलेक्ट करने लग गए लोगों को। ठीक है, तो पहले मुगल्स जो है उनके साथ सिर्फ तुर्किश नोबल्स जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में उनके साथ कौन कौन जुड़ने लग गया, दे एक्सपैंडेड टू इंक्लूड ईरानीज, उन्होंने ईरानीज को अपने साथ जोड़ लिया, इंडियन मुस्लिम्स को भी अपने साथ जोड़ लिया, अफगान्स, राजपूत, मराठास और अदर ग्रुप जो है उन सबको अपने साथ जोड़ लिया। तो जो भी मुगल सर्विस को ज्वाइन कर लेता था उसको एनरोल किया जाता था एज मनसबदार। अब ये मनसबदार क्या है, ये टर्म जो है मनसबदार, इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, मनसबदार जो है वो मनसबदार हम उस इंडिविजुअल को रेफर करते हैं जो कि एक मनसब को होल्ड करता हो, मीनिंग एक पोजीशन या एक रैंक होल्ड करता हो, उसे हम मनसबदार बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था। क्या होता था, एक ग्रेडिंग सिस्टम होता था, किसी इंडिविजुअल की पोजीशन और रैंक जो है वो इस बेसिस पर क्या की जाती थी, फिक्स की जाती थी। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम होता था जो कि मुगल्स यूज करते थे टू फिक्स रैंक, रैंक को फिक्स करने के लिए, सैलरी को फिक्स करने के लिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको फिक्स करने के लिए, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है। ठीक है, अगर रैंक अच्छी होगी तो सैलरी अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी और रैंक अच्छी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी अच्छी अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो रैंक और सैलरी जो है उसको डिटरमाइन किया जाता था एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, जिसको बोलते थे जत। जत क्या थी, जत एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी। ठीक है, जिससे रैंक और सैलरी डिटरमाइन की जाती। तो रैंक और सैलरी जो है उसको डिटरमाइन किया जाता था एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, जिसे हम बोलते थे जत। जितनी अच्छी जत होगी, जितनी अच्छी क्या होगी, रैंक और सैलरी होगी, उतनी प्रेस्टिजियस, उतनी अच्छी क्या होगी, नोबल की पोजीशन होगी कोर्ट में, और उतनी बड़ी, उतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी भी होगी। ठीक है, तो मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, जो मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार। सवार क्या होता है, सवार या कैवलरी मैन जिसे आप बोलते हैं, ये सोल्जर होते हैं। ठीक है, जो कि फॉट करते हैं, जो कि फाइट करते हैं ऑन हॉर्स। ठीक है, तो क्या करते थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एक सवर मेंटेन करना, या फिर आप कह सकते हैं कैवलरी मैन को मेंटेन करना। ठीक है, मनसबदार जो है वो अपने कैवलरी मैन को लाते थे। ठीक है, फिर उनको रिव्यू के लिए भेजते थे, उनको फिर रजिस्टर करते थे, उनके हॉर्सेस पर ब्रांड लगाते थे। ठीक है, और फिर मनी रिसीव कर देते थे to pay them as salary, and then received money to pay them as salary. मनसबदार जो है वो इन सैलरीज को रिसीव करते थे एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। ठीक है, मनसबदार रिसीव देयर
सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स, ठीक है, जो कि समवॉट लाइक इक्तास की तरह ही है, ठीक है, जिसमें आपने इक्तास के बारे में दिल्ली सुल्तान वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मुफ्तीज की तरह नहीं। कई मनसबदार जो होते थे वो एक्चुअली मोस्ट मनसबदार did not actually reside in और administer their जागीर। कई मनसबदार जो होते थे वो एक्चुअली रिसाइड नहीं करते थे या फिर एडमिनिस्टर नहीं करते थे अपनी जागीर को। वो क्या करते थे, वो ओनली उनकी सिर्फ राइट्स होती थी टू द रेवेन्यू ऑफ देयर, दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम एज देयर सर्वेंट बाय देयर सर्वेंट, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि कई मनसबदार जो होते थे उनको क्या मनसबदार जो होते थे उनको उनकी सैलरी मिलती थी वो रेवेन्यू असाइनमेंट्स के तौर पर मिलती थी, जिन्हें हम जागीर बोलते थे, जो कि समवॉट लाइक इक्तास की तरह है लेकिन मुफ्तीस की तरह नहीं है। मनसबदार जो होते थे वो मोस्ट मनसबदार कई मनसबदार जो होते थे वो एक्चुअली अपनी जागीर को एडमिनिस्टर नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे, अपनी जागीर को एडमिनिस्टर नहीं करते थे। उनकी सिर्फ राइट्स थी टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट, यानी जो उनका असाइनमेंट है, ठीक है, यानी कि जो उनका लैंड है, जो लैंड उनको ग्रांट किया गया उसमें से सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का ही उनका काम था, जो कि कलेक्ट करते थे उनके सर्वेंट्स, ठीक है। वाइल द मनसबदार themselves served in some other parts of the country। अकबर के रेन में जो जागीर है, अकबर के रेन में जो जागीर है, ठीक है, उनको केयरफुली क्या करा जाता था, केयरफुली एसेस किया जाता था, ठीक है, केयरफुली सर्वे किया जाता था, कि बहुत ही मतलब ध्यान से एसेस किया जाता था जागीर को, जिससे रेवेन्यूज जो है वो रफली इक्वल होते थे टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के रेन में क्या हुआ, औरंगजेब के रेन में ये गड़बड़ हो गया। औरंगजेब के रेन में क्या हुआ, जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो लेस होता था देन द ग्रांटेड सम, ठीक है। ऐसा कई रीजन से हुआ था, ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि जो मनसबदार हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, नंबर ऑफ मनसबदार इंक्रीज, ठीक है, ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, ठीक है। तो मनसबदार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसका मतलब था लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिससे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज क्रिएट हो गई थी इन दी नंबर ऑफ जागीर। इससे क्या हुआ, कई जागीरदार जो होते थे वो जितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, जितना निचोड़ सकते थे, जितना पैसा निकाल सकते थे उस जागीर से, वो पहले ही निकाल लेते थे, पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लेते थे एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। जब तक उनके पास जागीर है तब तक उस जागीर से अच्छे से वो पैसा एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है। औरंगजेब जो है was unable to control these developments in the last year of his reign and the peasantry को बहुत सफ़र करना पड़ा, peasantry suffered tremendously। अब बात करते हैं जब्त और ज़मींदार की, ठीक है। तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है जो कि अवेलेबल था मुगल रूलर्स को, वो था टैक्स के ऊपर, ठीक है, ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, ठीक है। तो जो मेन सोर्स था ऑफ इनकम available to Mughal rulers was tax on the produce of peasantry, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम मिल रहा था मुगल रूलर्स को वो टैक्स पर था, जो कि पीजेंट्री के प्रोड्यूस में, यानी जो पीजेंट्री उगाते हैं, जो पीजेंट्स उगाते हैं अपने खेत में, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगे हुए थे, उसी के वजह से वो ही मेन सोर्स था मुगल रूलर्स के लिए इनकम का। तो कई प्लेसेस में, कई जगहों में जो पीजेंट्स हैं वो टैक्सेस पे करते थे थ्रू रूरल एलाइट्स। तो रूरल एलाइट्स के थ्रू क्या करते थे, कई पीजेंट्स जो हैं वो टैक्सेस पे करते थे, जो कि तो रूरल एलाइट्स कौन होते थे, वो होते थे हेडमैन, लोकल चीफ्टेन, हेडमैन होते थे या लोकल चीफ्टेन होते थे। मुगल्स जो हैं इन हेडमैन और लोकल चीफ्टेन्स जो हैं, रूरल एलाइट्स जो हैं, इनके लिए एक टर्म यूज़ करते थे जो कि होता था ज़मींदार, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज होता है बीच का आदमी, ठीक है। तो सारे अपने जो इंटरमीडिएटरीज होते थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए मुगल्स एक टर्म यूज़ करते थे जिसका नाम है ज़मींदार, ठीक है।
वेदर देवर लोकल हेडमैन, चाहे वो लोकल हेडमैन हो या विलेजेस हो या फिर लोकल हेडमैन हो विलेजेस का या फिर कोई पावरफुल चीफटेन हो, ठीक है, उसके लिए वो एक टर्म यूज करते थे जमींदार। जमींदार कौन होते थे, जब आपको समझ आ ही गया होगा, जमींदार जो होते थे वो इंटरमीडिएटरीज होते थे। क्या होते थे, इंटरमीडिएटरीज होते थे, जो पीजेंट से क्या करते थे, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे और फिर वो उन टैक्सेस को मुगल्स तक पहुंचाते थे। तो ये बीच के इंसान होते थे, क्या होते थे, बीच के इंसान होते थे, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज होते थे ये, ठीक है। वो लोकल चीफटेन भी हो सकता है या फिर कोई हेडमैन भी हो सकता है, बस एक टर्म है उसके लिए, वो है जमींदार, ठीक है। अब है अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था तोदरमल, उसने क्या किया, उसने एक केयरफुल सर्वे जो है उसको कैरीड आउट किया ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइजेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड, और सर्वे मतलब होता है ऑब्जर्व किया ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइजेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर 10 ईयर्स पीरियड, यानी 10 साल में जो भी कल्टीवेशन हुई है एरियाज में उसका एक केयरफुल सर्वे रखा तोदरमल ने, ठीक है। 1570 से लेके 1580 के बीच में, ठीक है, उन्होंने इस सर्वे को क्या करा, ऑब्जर्व किया, पूरा मतलब ऑब्जर्वेशन रखा, ठीक है। तो और इस डेटा के बेसिस में टैक्स को फिक्स किया गया। ये जो 10 साल का सर्वे उन्होंने किया उसी के बेसिस में उन्होंने फिर आगे टैक्स को फिक्स करा, ठीक है। ईच क्रॉप जो है इन कैश, on the basis of this data tax was fixed on each crop in cash, ठीक है। हर एक प्रोविंस जो है वो रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड हो गई थी, जिसके खुद के अलग रेवेन्यू स्केड्यूल थे, मतलब विद इट्स ओन स्केड्यूल्स ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। जिसमें ज़्यादा खेती हो रही है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा क्रॉप्स उग रही हैं तो उसकी टैक्स भी अच्छा खासा होगा, जिसमें क्रॉप्स कम उग रही हैं उसमें टैक्स ये लोग ज़्यादा नहीं लगाते थे, कम लगाते थे। तो यानी कि अलग अलग रेवेन्यू रेट्स जो थे अलग अलग प्रोविंसेस में, ठीक है, अलग अलग रेवेन्यू रेट्स जो है फिक्स कर दिए गए थे अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में, ठीक है, अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग जगह में, ठीक है। सो दिस रेवेन्यू सिस्टम, तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम था उससे क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, जब्त। इसमें क्या होता है, इसमें जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के तोदरमल, इन्होंने 10 साल का एक केयरफुल सर्वे क्या किया था, कैरीड आउट किया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि कितनी क्रॉप यील्ड हो रही है, कितनी क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और फिर इसी डेटा के बेसिस में उन्होंने टैक्स फिक्स किए गए थे, ठीक है, ऑन ईच क्रॉप इन कैश। हर एक प्रोविंस जो है वो रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिए गए थे, जिसका ओन रेवेन्यू रेट्स थे विद इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसे हम जब्त बोलते हैं। ये प्रिविलेंट था उन एरियाज में जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो सर्वे कर सकते थे लैंड को, सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। लेकिन कुछ प्रोविंसेस ऐसी थी जैसे गुजरात और बंगाल, ठीक है, ये थोड़ा दूर थी, जहाँ से मुगल एम्पायर रूल कर रहे हैं उन जगहों से थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा दूर थी, ठीक है। तो इसलिए गुजरात और बंगाल ऐसी जगहों में सर्वे करना थोड़ा मुश्किल था, कंट्रोल जो था इन जगहों में कम था, ठीक है। कुछ एरियाज जो थे इन सब एरियाज में ज़मींदार, तो कुछ एरियाज जो थे वहाँ पे ज़मींदार जो थे वो ग्रेट डील ऑफ पावर एक्सरसाइज करते थे। कई बार क्या होता था, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे ना वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, किसके साथ, पीजेंट्स के साथ, ठीक है, क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे पीजेंट्स के साथ। समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट्स, तो कई बार क्या होता था, जमींदार और पीजेंट्स जो है वो सेम कास्ट के होते थे, तो फिर वो एलिड हो जाते थे, यानी कि मिल जाते थे, ठीक है, और फिर रेबल करते थे अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। तो कई बार क्या होता था, कई बार जमींदार ग्रेट डील ऑफ पावर एक्सरसाइज करते थे, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्या करते थे, कई बार मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अत्याचार करते थे पीजेंट्स पे, ठीक है। अब अगर ज़मींदार और पीजेंट्स जो हैं वो सेम कास्ट के हैं तो फिर वो मिल जाते थे और फिर मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट रेबल करते थे, ठीक है। तो ये जो पीजेंट्स थे रिवॉल्ट करते थे
दीज पीसेंट रिवॉल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल्स, जो मुगल्स की स्टेबिलिटी है उसको चैलेंज करते थे मुगल एम्पायर की, फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। अब बात करते हैं अकबरनामा और आइन ए अकबरी। ठीक है, अकबर जो है उन्होंने अपने एक क्लोज फ्रेंड को ऑर्डर दिया था, जिसका हाँ, अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। तो अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड को ऑर्डर दिया था, अबुल फजल को, ठीक है, कि वो अकबर की हिस्ट्री के बारे में, अकबर के रेन की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में क्या करे, उसके बारे में लिखे, थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में, अकबर की हिस्ट्री के बारे में अबुल फजल ने लिखी। तो अबुल फजल ने क्या किया, अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम्स लिखी अकबर की रेन की 3 वॉल्यूम्स अबुल फजल ने लिखी, ठीक है, और उसको टाइटल दिया अकबर नामा का। क्या टाइटल दिया, अकबर नामा, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है, जो अकबरनामा है, उसकी फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो डील करती है अकबर के एंसेस्टर्स और अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। सेकंड वॉल्यूम जो है उसमें अकबर के इवेंट्स के बारे में और अकबर के रेन के बारे में क्या किया गया है, थोड़ा बताया गया है। थर्ड वॉल्यूम जिसका नाम है आइन ए अकबरी, उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी और जो रेवेन्यू और जो ज्योग्राफी थी एम्पायर की, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन। तो जो उस टाइम पर ट्रेडिशंस थे, ठीक है, और कल्चर था इंडिया के लोगों का, उसके बारे में डिटेल में बता रखा है। बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है आइन अकबरी का वो ये है कि इट इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप यील्ड्स के बारे में बताया गया है, क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, यील्ड्स के बारे में बताया गया है, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज, जो भी रेवेन्यू सिस्टम जो है वो सब आइन अकबरी में बताया है, ठीक है। तो अकबरनामा, अकबरनामा में क्या दिया गया है, अकबरनामा में जो अकबरनामा है इसमें अकबर के रेन के बारे में बताया गया है। 3 वॉल्यूम्स है, इस अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स है। पहली वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम में क्या है, अकबर्स एंसेस्टर्स, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम में क्या है, सेकंड वॉल्यूम में अकबर्स इवेंट्स ऑफ हिज रेन, और थर्ड वॉल्यूम जिसका नाम है आइन ए अकबरी, इसमें क्या है, इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, इंडियन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो अबुल फजल ने क्या किया, अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। तो अकबर ने अबुल फजल को ऑर्डर दिया था कि अकबर की जो रेन है, ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखी, ठीक है। तो अबुल फजल ने क्या किया, अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम लिखी ऑफ
अबुल फजल wrote a थ्री वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन, और 3 वॉल्यूम्स लिखी अकबर के रेन की, जिसका नाम दिया अकबर नामा। फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो डील करती है अकबर के एंसेस्टर्स और चाइल्डहुड से। सेकेंड वॉल्यूम में जो भी इवेंट्स है अकबर के रेन के वो बताए हैं। थर्ड वॉल्यूम जिसका नाम है आईन अकबरी, उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, मिलिट्री सब कुछ बता रखा था। ठीक है, चलिए अब हम अकबर की पॉलिसीज देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ब्रॉड फीचर्स हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो अकबर वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर एलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल। ठीक है, उसकी बुक जो थी अकबरनामा, इसमें इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम आईन अकबरी, तो आईन अकबरी जो लास्ट वॉल्यूम थी अकबर की, अकबर के रेन की, ठीक है, जो लास्ट वॉल्यूम लिखी गई थी वो थी आईन अकबरी थर्ड। ठीक है, उसमें अकबर अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया था कि जो एम्पायर है अकबर का वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में। किस में डिवाइडेड था? प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ठीक है, जिन्हें सूबाज बोलते थे। ठीक है, सो व्हाट आर सूबाज? द एम्पायर was divided into provinces called the सूबाज। ठीक है, अब इन सूबाज को कौन गवर्न करता था? सूबेदार गवर्न करता था, जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों कैरीड आउट करता था। ठीक है, हर एक प्रोविंस जो है उसकी उसमें एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था जिसे हम कहते थे दीवान। ठीक है, तो जो सूबेदार क्या करता था? सूबेदार जो है वो सूबास को कंट्रोल करता था। क्या करता था? जो प्रोविंसेस हैं, जो एम्पायर है वो प्रोविंसेस में डिवाइड होते थे जिन्हें बोलते थे सूबास। ठीक है, तो इन सूबास को कौन गवर्न करता था? सूबेदार गवर्न करता था, और वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों कैरी आउट करता था। ठीक है, हर एक प्रोविंस जो थी वो एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी क्या करती थी? कंटेन करती थी। एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था हर एक प्रोविंस में जिसे बोलते थे दीवान। ठीक है, जो क्या करता था? जो पीस और मेंटेनेंस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, जो कि पीस और मेंटेनेंस, जो कि मेंटेन करता था पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, तो पीस और ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए दीवान होते थे। दीवान कौन होते थे? फाइनेंशियल ऑफिसर होते थे। ये मेंटेन करते थे पीस और ऑर्डर को इन हिज प्रोविंस। सूबेदार जो है वो कई ऑफिसर्स के द्वारा सपोर्ट किए जाते थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर होते थे बख्शी, मिनिस्टर इन चार्ज और रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज भी होते थे सद्र, जो कि न्याय करते थे। ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स होते थे जो कि होते थे फौजदार। टाउन पुलिस कमांडर होते थे जिन्हें बोलते हैं कोतवाल। ठीक है, अकबर नोबल्स कमांडेड, देखिए, Akbar nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently. But by the end of 17th century, many nobles built independent networks of their own. The loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. तो अकबर के जो नोबल्स थे, अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज। अकबर के जो नोबल्स थे वो लार्ज आर्मीज कमांड करते थे एंड हैज access to large amounts of revenue। ठीक है, या एंड एन access to large amounts of revenue, यानी कि जो रेवेन्यू है उसका लार्ज अमाउंट जो है वो भी रखते थे, उसको भी एसेस करते थे। ठीक है, और आर्मीज में भी कमांड रखते थे अकबर के नोबल्स। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, तो जब तक वो एम्परर के से लॉयल है, एम्परर से लॉयल है, तब तक तो एम्पायर जो है वो एफिशिएंटली फंक्शन करेगा। लेकिन 17th सेंचुरी के आते आते कई नोबल्स जो है वो क्या करने लग गए? वो अपने इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाने लग गए, यानी कि अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट असर्ट करने लग गए। किससे? मुगल एम्परर से। उनकी जो लॉयलिटीज़ थी, उनकी जो लॉयलिटीज़ थी टू द एम्पायर वो वीक होने लगी। जो लॉयलिटीज़ थी वो वीक होने लग गई बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है,
वाइल अकबर जो है तो जब अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में थे ड्यूरिंग 1570s, तो उन्होंने कुछ डिस्कशन स्टार्ट किया था ऑन रिलीजन विद द उलेमास के साथ, ब्राह्मण्स, ज्यूसिड प्रीस्ट और रोमन कैथोलिक्स जो थे और ज़ोरास्ट्रियंस जो थे, इन सब रिलीजन के लोगों के साथ क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में बैठ के एक डिस्कशन स्टार्ट किया था। ठीक है, ये जो डिस्कशन है टुक प्लेस इन दी इबादत खाना, तो ये जो डिस्कशन है ये इबादत खाना में हुआ था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो ये जो डिस्कशंस हैं, ये जो डिस्कशंस हैं इन्होंने जगह ली थी इबादत खाना में, यानी इबादत खाना में ये डिस्कशंस हुए थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड, तो अब देखिए क्या होता है, अकबर जो है ना वो फतेहपुर सीकरी में बैठ के अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ एक चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे। वो किस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे, पहले तो ये जान लीजिए कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना है वहाँ पे बैठकर वो इन रिलीजन्स के लोगों से डिस्कस कर रहे थे। क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे अलग अलग रिलीजन्स के बारे में जानने के लिए, अलग अलग सोशल कस्टम्स जो है लोगों के, अलग अलग लोगों के, उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत उत्सुक थे वो। ठीक है, तो अकबर का जो इंट्रैक्शन रहा इन लोगों के साथ ऑफ डिफरेंट फेथ्स, उनसे अकबर को पता चला कि रिलीजियस स्कॉलर जो है हु एम्फेसिस्ड रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफन बायकॉट्स। देखिए डोगमा क्या होता है? डोगमा होता है a statement or an interpretation declared as authoritative with the exception that it would be followed without question। देखिए डोगमा होता है बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं रिचुअल्स में बांध देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में बांध देना कि ये करना ही है, अगर तुमने ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना ही है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में बांध देते थे, बहुत ज़्यादा डोगमा में बांध देते थे। ठीक है, तो कई रिलीजियस स्कॉलर्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डोगमा में बांध देते थे लोगों को। ठीक है, कि अगर तुम इस रिलीजियस के हो तो तुम इस रिलीजियस की तारीफ नहीं कर सकते, तुमको सिर्फ उसकी बुराई ही करनी है, बिल्कुल तारीफ नहीं करनी है, और तुम इन्हीं चीज़ों को कर सकते हो, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा रिचुअल से बांध देते थे। वर ऑफन बाई गॉड्स मतलब होता है एनी इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर। बाई गॉड्स मतलब होता है कि ये एक रिलीजन है, ठीक है, उस रिलीजन से आगे वो इंसान नहीं जा सकता है, यानी कि उस रिलीजन से बहुत ज़्यादा बंध जाएगा, बहुत ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, उसी रिलीजियस के बारे में बातें करेगा, ठीक है, उसी के रिचुअल्स फॉलो करेगा, किसी दूसरे रिलीजियस के बारे में वो नहीं जान सकता, उसको अलाउड नहीं है। ठीक है, किसी दूसरे रिलीजियस की वो तारीफ नहीं कर सकता, ना ही उसके बारे में बात कर सकता, ना ही उसकी कोई अच्छी चीज़ फॉलो कर सकता। ठीक है, और फिर वो अपने कल्चर्स, अपने रिलीजियस बिलीव्स में बहुत ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, और वो दूसरों के जो रिलीजियस है उसकी बुराई करता रहेगा, वो अपनानेगा कि मेरा रिलीजन बेस्ट है, मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ वो बेस्ट है। ठीक है, और वो उसी के रिचुअल्स को फॉलो करेगा। तो ये है डॉगमा और बाइकॉट। ठीक है, ये जो टीचिंग है ना कि तुम्हारा रिलीजियस है, ये तुम्हारा रिलीजन है, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम किसी दूसरे रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकते हो, ना ही तारीफ कर सकते हो, और तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो, ये रिचुअल्स तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टीचिंग थी इससे बहुत ज़्यादा क्या होता, डिसहार्मनी हो रही थी अमंग हिज सब्जेक्ट्स यानी उसके प्रजा के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती, डिसहार्मनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिवीजन क्रिएट हो रहा था। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुल-ई-कुल। ठीक है, तो अकबर ने एक आइडिया क्या किया, फाइनली क्रिएट किया, एक आइडिया क्रिएट किया जिसका जो है सुल-ई-कुल। सुल-ई-कुल का मतलब है यूनिवर्सल पीस। क्या है? यूनिवर्सल पीस। सुल-ई-कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। तो ये जो आइडिया था ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस इन हिज रिलिम, यानी कि जो डिफरेंट रिलीजन्स का कि मतलब जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ठीक है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस सुलह कुल के वजह से। ठीक है,
तो इसका मतलब है यूनिवर्सल पीस। वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डोगमा और बाइगॉड्स जो हैं वो हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही रिलीजन में लोगों को बांध दिया था। ठीक है, दूसरे रिलीजन के लोगों से ना बात करते थे दूसरे रिलीजन के लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। ठीक है, और लोग बहुत ज़्यादा क्या करने लग गए थे, लड़ने लग गए थे कि मेरा रिलीजन अच्छा है, वो कहता है मेरा रिलीजन अच्छा है। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया अकबर ने, विद द आइडिया ऑफ सुली कुल। सुली कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, हर जगह शांति। ठीक है, ये सुली कुल का आइडिया उन्होंने इसलिए क्रिएट किया ताकि जो उनके लोग हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच। ठीक है, इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, तो अबुल फजल ने हेल्प करी अकबर की इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुल इक्वल। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल था ऑफ गवर्नेंस वो फॉलोड किया गया था जहांगीर के द्वारा भी और शाहजहाँ के द्वारा भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमारा 1 आवर का वीडियो बन गया है। ये जो मुगल एम्पायर द 17th सेंचुरी है, इसको हम अपने नेक्स्ट, थोड़ा सा बच रहा है ये, लेकिन इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।